से आज जो है हम MPPSC 2021 से पेपर 1 का सॉल्यूशन की अगली सीरीज़ देखेंगे, जिसमें से हम अभी तक के 3 नंबर के क्वेश्चन सभी जो है 3 मार्क का क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चन देखे हुए 3 मार्कर के और 5 मार्कर के हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम क्या देखेंगे, 11 मार्कर के क्वेश्चन देखेंगे। 11 मार्कर क्वेश्चन में हम आज पहला प्रश्न देखेंगे और जो कि पार्ट ए का यानी कि हिस्ट्री वाले पार्ट का जो है पहला क्वेश्चन होगा, 11 नंबर के अंतर्गत देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन का अध्ययन कीजिएगा। देखते हैं जो प्रश्न है हमारे पास 11 नंबर में जो प्रश्न आया हुआ है 2021 के पेपर में हिस्ट्री के अंतर्गत है, प्राचीन भारत का जो प्रश्न है उसमें से पूछा गया है। प्रश्न ये पूछा गया है कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन की विवेचना कीजिएगा। तो ऋग्वैदिक काल को हम देखते हैं। जब वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल हमें 1500 से लगा करके 600 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। 600 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। इसमें से जो है ऋग्वैदिक काल है वो देखने को मिलता है 1500 से लगा करके 900 तक 1000 तक देखने को मिलता है। 1500 से 1000 तक और 1000 से 600 BC तक जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका उत्तर वैदिक काल देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल इतने समय तो इस समय तक की क्या पूछी गई है, आपकी राजनीतिक संगठन की कैसा चलता था उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि 1500 से लगाकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य राजनीतिक संगठन क्या था, उसका क्या करना है, विवेचना करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका समय क्या था। तो इस टाइम पर हम देखें तो ये समय जो है 1500 से लगा करके 1000 ईसा पूर्व तक के मध्य की बात चली जा रही है। इस टाइम पर देखें तो आर्य लोग जो यहाँ पर निवास करते थे, इनका जीवन में क्या था, स्थायित्व नहीं था। जीवन क्या था, स्थायी। इनका जीवन जो है स्थायी नहीं था। ये कैसा जीवन व्यतीत करते थे, खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे। खानाबदोश जीवन से मतलब है कि गायों का क्या करते थे, पालन पोषण करते थे और जहाँ भी मिला गायों को ले गए, वहीं पर चराया, दूध दुआ, खाया पिया। ऐसे जीवन मतलब क्या था, स्थायी नहीं था, क्योंकि कृषि नहीं हो रही थी ज़्यादा, तो जीवन भी स्थायी नहीं था। तो इनकी अर्थव्यवस्था जो थी पशुपालन पर आधारित थी। इनकी अर्थव्यवस्था भी कैसी आधारित थी, पशुपालन आधारित थी। अब बताइए, पशुपालन अर्थव्यवस्था है, जीवन में क्या है, स्थायित्व तो नहीं है, तो क्या यहाँ पर राज व्यवस्था प्रॉपर रूप से संचालित होगी? तो नहीं, यहाँ पर राज व्यवस्था जो है प्रॉपर रूप से संचालित नहीं थी। काफ़ी या कह लीजिए शुरुआती जीवन था। यहाँ पर राजनीतिक संगठन कैसा होगा देख लीजिए। राजा होता था। अब राजा के क्या अधिकार होते थे, राजा जो क्या था, यहाँ की जो मुख्य संपत्ति होती थी इस टाइम पर क्या होती थी, गाय होती थी। जो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख संपत्ति थी वो क्या थी, गाय। गाय को क्या कहा गया है, मतलब इसे क्या कहा गया, हत्या करने योग्य नहीं है, इसे अपराध माना गया था। ठीक है, तो राजा होता था। राजा का मुख्य काम क्या होता था, गायों की रक्षा करना और इनकी संख्या में वृद्धि करना और भी इनके लिए क्या करना, व्यवस्था करना। यही क्या होता था, राजा का कार्य होता था। वस्तुतः इस टाइम पर ऐसे न तो लोहा की खोज हुई थी। हम देखते हैं 1000 ईसा पूर्व में क्या आया था, लोहा आया था। लोहा आया था कब, 1000 BC में आया था। जब लोहा आया तभी इसके बाद ही क्या हुआ था, कृषि का महत्व बढ़ा था। तो ना तो अच्छे से कृषि होती थी, ना ही तलवारें बनती थी, ना इस प्रकार के युद्ध होते थे जैसे अभी तक होते रहे हैं। तो काफ़ी सामान्य जीवन था। राजा का मुख्य काम क्या होता था, गायों की रक्षा करना और प्रजा में क्या करना, शांति बनाए रखना। राजा के अधिकार क्या होते थे, इनके बारे में बात करेंगे। 11 नंबर में प्रश्न है। फिर राजा पर नियंत्रण के लिए क्या, राजा पर नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएं होती थी, उन संस्थाओं का जिक्र करेंगे। राजा पर नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जाता था उसकी चर्चा करेंगे। और जो यहाँ पर कर होता था, इस टाइम पर कर देखें तो स्वेच्छाचारी कर व्यवस्था थी, स्वेच्छा से कर दिया जाता था। ऐसा नहीं था, बाध्यकारी कर व्यवस्था नहीं थी, स्वेच्छा से कर दिया जाता था। राजनीतिक इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो हमें देखने को मिलती है, ग्राम जो होती थी, सबसे छोटी इकाई होती थी। और ग्राम का मुखिया जो क्या कहलाता था, ग्रामीण होता था, वो ग्राम का मुखिया कहलाता था। और बड़ी इकाई की बात करें तो यहाँ पर कबीलाई ढांचा देखने को मिलता है। जन यहाँ की जो क्या होती थी, बड़ी इकाई होती थी। और राजा को क्या कहा जाता, जनस्य गोपा कहा जाता था। इसी प्रकार से हम देखें तो एक ब्राह्मण है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्या है, एक ग्रंथ है ऋग्वैदिक काल का, शतपथ ब्राह्मण है। और इस शतपथ ब्राह्मण में जो है 14 अधिकारियों की चर्चा की गई है, जिन्हें क्या कहा गया है, रत्नेन कहा गया। तो इन सभी को मिलाकर क्या कर सकते हैं, पॉइंटों में हम 2 पेज भर सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं लिखना कैसे है।
तो ऋग्वैदिक कालीन जो है राजनीतिक जीवन कैसा था, कबीलाई ढांचा पर आधारित था। कि मतलब क्या होते थे, आर्यों के अलग अलग कबीला होते थे और उन कबीला में क्या करते थे, ये निवास करते थे। अपने अपने कबीले के क्या होते थे, मुखिया टाइप के होते थे। तो कबीलाई ढांचा पर आधारित था। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या होती थी, ग्राम हुआ करती थी। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन का विवरण जो है निम्न प्रकार से है। कैसे थी राजनीतिक व्यवस्था, ये देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जो है ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसका प्रमुख क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। जबकि जन जो होती थी, जन क्या थी, सबसे बड़ी इकाई थी, जिसका जो प्रमुख होता था, राजा जो है जन का प्रमुख होता था। राजा क्या था, जन का प्रमुख होता था। और इसे क्या एक शब्द लिख सकते हैं, जनस्य गोपा कहा जाता था राजा को। अगला देखते हैं कि राजा जो है विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का सर्वोच्च होता था। हालांकि राजा पर नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो चाहे वो विधि बनाने के लिए हो, चाहे वो सरकार चलाने के लिए हो, जैसी भी उस टाइम की व्यवस्था रही होगी, उन सभी का सर्वोच्च कौन होता था, राजा होता था। अब विधायिका की अगर बात करें, विधि विधान की बात करें, तो धार्मिक शास्त्रों के आधार पर संचालित होती थी। विधि विधान कैसा, धार्मिक शास्त्र यानी कि जो ग्रंथ होते थे उनके आधार पर क्या किया जाता था, मतलब में विधि, या यूँ कह लीजिए कि लोगों पर नियंत्रण, उनके धर्म शास्त्रों के अनुकूल क्या करना, आचरण करवाना, ये राजा का काम होता था। शतपथ ब्राह्मण, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, शतपथ ब्राह्मण में 12 केंद्रीय अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कौन क्या कहा गया है, रत्नेन कहा गया है। राज्य की प्रमुख संपत्ति जो क्या होती थी, राज्य की प्रमुख संपत्ति जो है गाय होती थी। राजा गाय के लिए क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे। कर व्यवस्था स्वैच्छिक होती थी, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा था, कर व्यवस्था स्वैच्छिक होती थी। जब हम बाद में बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बाद में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में, तो वहाँ पर ये कर व्यवस्था किस में बदल जाएगी, बाध्यकारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाध्यकारी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में क्या हो जाएगी, लोहा की खोज हो जाएगी। और लोहा की खोज होने से क्या होगा कि कृषि का विकास होगा। वृक्षों को काट करके क्या किया जाएगा, खेतों को बनाया जाएगा। उससे क्या होगा, पशुओं की आवश्यकता पड़ेगी। और अब राजा जो है गायों के लिए युद्ध न करके ज़मीन के लिए युद्ध करने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एक स्थायी सेना हो जाएगी और स्थायी शासन व्यवस्था हो जाएगी, तो यहाँ पर पैसे की और कोष की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस कोष को पूरा करने के लिए कर व्यवस्था को क्या बनाया जाएगा, आगे चल करके बाध्यकारी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में कैसी कर व्यवस्था थी, स्वैच्छिक कर व्यवस्था देखने को मिलती है। आगे देखते इसमें क्या लिख सकते हैं, राजा पर नियंत्रण के लिए, जो राजा होता था उस पर नियंत्रण के लिए कुछ संस्थाएं होती थी। इन संस्थाओं का भी जिक्र करना है। तो पहली संस्था क्या होती थी, सभा होती थी। इनको चाहे तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, सभा। यह क्या थी, यह सामान्य लोगों की सभा थी। यह सामान्य लोगों की सभा थी, जिसमें महिला तथा पुरुष दोनों सदस्य हो सकते थे। तो इसे सभा को क्या कहा गया है, वर्तमान में आप लोकसभा से क्या समझ सकते हैं, लोकसभा के समान क्या होती थी, यह सभा होती थी, जनप्रतिनिधियों की सभा थी। समिति दूसरी संस्था कौन सी थी, समिति। पहली संस्था कौन सी थी, सभा। तो समिति यह विशेष विद्वान लोगों की सभा होती थी। यह विद्वान लोगों की सभा होती थी, जिसमें क्या होते थे, विशेषज्ञ सदस्य होते थे। इसकी तुलना हम क्या कर सकते हैं, राज्यसभा से कर सकते हैं। वर्तमान में जैसे राज्यसभा में देखें तो क्या होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं और काफ़ी विद्वान लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार समिति में भी क्या होते थे, जो विशेषज्ञ सदस्य होते थे। गण की बात करें, तीसरी संस्था क्या, पहली क्या हो गई, सभा हो गई। दूसरी क्या हो गई, समिति हो गई। तीसरी क्या हो जाएगी, गण हो जाएगी। गण जो होती थी, ये कुलीन लोगों की सभा थी। जो समाज का उच्च वर्ग होता था, उन लोगों की सभा को क्या कहा जाता था, गण कहा जाता था, जिसमें वर्ग विशेष के सदस्य शामिल होते थे। जो श्रेष्ठ वर्ग था उनके सदस्य लोग ही शामिल थे। विदत है। चौथी संस्था क्या थी, विदत थी। जो विदत जो है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं में क्या थी, सबसे प्राचीन संस्था थी। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्री में भी पूछ लिया जाता था कि सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है, ये आपकी विदत थी। परिषद भी एक संस्था देखने को मिलती है, परिषद है। परिषद जो होती थी ऋग्वैदिक काल में, यह भी एक राजनीतिक संस्था थी, जो कि राजनीतिक कार्यों में क्या करती थी, सहयोग करती थी। अब ये जो है सभाएं क्या करती थी, राजा का निर्वाचन करती थी, राजा का चुनाव करती थी, और राजकाज के कार्यों में क्या करती थी, राजा का सहयोग करती थी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इतना लिख दोगे तो आपके 2 पेज भर जाएंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा निष्कर्ष बता देंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में उपरोक्त संस्थाएं राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थीं तथा जनता के हित में कार्य करवाने के लिए प्रयासरत रहती थीं, अर्थात लोकतंत्र के लक्षण मौजूद थे। एडवर्ड लुटविंग जो है एक विद्वान है, इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा है, जो ऋग्वैदिक काल की सभा और समिति नाम की 2 संस्था होती थी, इनको आधुनिक लोकसभा और राज्यसभा से तुलना की है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।